गुड मॉर्निंग टू यू एंड जय हिंद। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे कि मैं शशांक आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ाता हूं। ठीक है, हम लोग आज द हिंदू का सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसमें कि संडे का, एज आई हैव मेंशन टू यू, संडे का जो साइंस एंड टेक का जो स्पेशल इश्यू पब्लिश होता है, हम वो डिस्कस यहां पे आप लोग के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं आज हम लोग के लिए। पहला है टॉपिक स्टील मेकिंग प्रोसेस। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स 2023 या 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की मेनली, तो उनके लिए साइंस एंड टेक संडे का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टॉपिक है स्टील मेकिंग प्रोसेस। ये आपका जीएस 1 में आ जाता है, जीएस पेपर 1। नेक्स्ट है आपका आई स्पेस। दिस इज अगेन कम्स अंडर योर साइंस एंड टेक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका जीएस 3 में आएगा, जीएस पेपर 3। मार्स स्कोर भी आपका मार्स के बारे में है, ये भी आपका जीएस पेपर 3 में आएगा। नेक्स्ट है आपका H5N5, ये इन्फ्लुएंजा है, ये आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक है वंस अगेन, ये भी आपका जीएस पेपर 3 में आएगा। नेक्स्ट है माइक्रो डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन। हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जहां पे कि फूड फोर्टिफिकेशन का एक कंसेप्ट निकल के आता है। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में कुछ टॉपिक्स हैं, दोज आर हॉट टॉपिक्स, मतलब कि वो डेली बेसिस में न्यूज में रहते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बट लास्ट में। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं। आप लोग इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन, विच इज अभिलाष टोमी के बारे में बात हो रही है यहां पे। तो ये जो शख्सियत है, इन्होंने मैरीटाइम में एक हिस्ट्री क्रिएट की है। कैसे की है वो हम देखते हैं। तो कमांडर अभिलेष टोमी, द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, योर गोल्डन ग्लोब रेस। ठीक है, और साउथ अफ्रीकन की एक सेलर है जिनका नाम है क्रिस्टीन। ठीक है, तो क्रिस्टीन, शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट एंड टू विन द फर्स्ट पोजीशन इन दिस गोल्डन ग्लोब रेस। इसमें क्या होता है कि 200 डेज, इस रेस में बेसिकली 200 डेज की सेलिंग होती है अक्रॉस द ग्लोब। 200 डेज की सेलिंग होती है। एंड इसमें जो कमांडर अभिलेष टोमी है, दिस इंडियन पर्सन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 53,000 किलोमीटर्स एंड हेंस ही स्टूड अप सेकेंड पोजीशन, और ये दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। तो यहां से दो टॉपिक निकल के आता है। फर्स्ट है आपका गोल्डन ग्लोब रेस। यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि गोल्डन ग्लोब रेस क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मैरीटाइम। गोल्डन ग्लोब रेस जो आपका है वो मैरीटाइम से लिंक है, मतलब कि जो जहाजों की रेस होती है, ठीक है,
उनके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है गोल्डन ग्लोब रेस से ही लिंक्ड ये टॉपिक है कि ये ग्लोब रेस ये कब आया। तो ये जो रेस है is first conducted by the Robin Knox of UK to commemorate the world's first solo non-stop circumnavigation undertaken by him in 1968. Most important. So this was the very first person जिन्होंने इस गोल्डन ग्लोब रेस की शुरुआत की थी। ठीक है। If anybody of you is interested in taking the screenshot, you can take it. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा अबाउट टॉपिक विच इज स्टील मेकिंग प्रोसेस। योर अच्छा, ये आपका टॉपिक लिंक होता है जीएस पेपर 3 से। ठीक है। इसमें दो टॉपिक निकल के आते हैं। पहला स्टील मेकिंग प्रोसेस, सेकेंड टॉपिक इज डीकार्बोनाइजेशन। थर्ड टॉपिक निकल के आता है ब्लास्ट फर्नेस। फोर्थ टॉपिक निकल के आता है आपका प्रोसेस, अबाउट द प्रोसेस। सो आप लोग ये देखिए कि एक छोटा सा टॉपिक है, बट इस टॉपिक से कितने सारे सब टॉपिक्स इसमें से निकल के आ रहे हैं। सो मेरा ये बताने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग कहानियों पे ध्यान ना देकर जो कंटेंट निकल के आता है आप उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फालतू की जो कहानियां होती हैं वो ना देखते हुए हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि स्टील जो है वो स्टील कैसे बनता है, बट उससे पहले लेट्स फोकस ऑन द टर्म डीकार्बोनाइज, बिकॉज ये पेपर में टर्म आया है तो ये अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। डीकार्बोनाइज और डीकार्बोनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है। सो द टर्म डीकार्बोनाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ कार्बन जो है अगर उसका रिडक्शन हो रहा है देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डीकार्बोनाइजेशन। ठीक है। प्रिसाइजली मेंट इज द कन्वर्जन टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट सस्टेनेबली रिड्यूसेस and compensates the emissions of carbon dioxide. The long-term goal is to create a carbon dioxide free global economy. So decarbonization अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो कार्बन है, अगर उसको हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि it will be called as decarbonization, first point. दूसरा, it will help in steel making process. ठीक है, in steel making process. नेक्स्ट हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ स्टील। स्टील से याद आया कि आप लोग मुझे स्टील की डेफिनेशन जरा दीजिए कि व्हाट इज स्टील। सो लेट्स हैव दिस इंटरेक्शन बिट कम्युनिकेटिव एंड यूज द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट द आंसर। स्टील क्या होता है? सो आई विल गिव यू हिंट। ठीक है, स्टील बेसिकली इट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन।
मैं अगर इसका रफ मैं आपको बताऊं रफ टर्म्स में, तो इट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर आयरन, और आयरन में भी योर पिग आयरन, ठीक है। जो पिग आयरन होता है विच हैज लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसको हम गैंग्स बोलते हैं, इम्प्योरिटीज इसमें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि इसमें आपका सिलिकॉन होता है, इसमें आपका मैग्नीज भी होता है एज अ इम्प्योरिटी, इसमें आपका सल्फर भी होता है, ठीक है, इसमें आपका फॉस्फोरस भी होता है। सो इन सब इम्प्योरिटीज के चलते ये जो पिग आयरन है ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी ब्रिटल, इट इज वेरी ब्रिटल। कहने का मतलब ये कि ये बहुत ही वीक फॉर्म ऑफ होगा स्टील, ठीक है। हम अगर इसको यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्टील तो फिर क्या होगा कि बहुत ही वीक स्टील बनेगा। सो हम क्या करते हैं, इस आयरन को, जो पिग आयरन है, हम इसको प्यूरिफाई करके स्टील में कन्वर्ट करते हैं। देन वी यूज स्टील इन आवर कमर्शियल पर्पसेस। सो ये तो था थोड़ा सा स्टील के बारे में। अब जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, उसमें जो स्टील है वो कैसे बन के आता है। लेट्स अंडरस्टैंड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, रॉ मटेरियल्स एंड प्रिपरेशन। तो पहला रॉ मटेरियल निकल के आता है आपका विच इज योर आयरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर आयरन। अच्छा, आयरन से याद आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया में कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं जहां पे स्टील की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट प्रोडक्ट और द फर्स्ट रॉ मटेरियल इज योर आयरन ओर। पहला है आपका आयरन ओर, दूसरा है आपका कोल, सेकेंड वन इज योर कोल, ओके। नाउ व्हेन दीज टू आर कंबाइंड टुगेदर, जब इन दोनों का मिलाप होता है, ठीक है, तो इसको हम डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। इसको हम डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में और नीचे से इसको हीट दी जाती है, ठीक है, हीट दी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज टू गैसेस आर बीइंग लिबरेटेड। तो ये प्रोसेस है जहां पे कि आपका स्टील बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहां से आपका पिग आयरन निकल के आता है और इसको व्हेन वी फर्दर प्यूरिफाई इट देन वी कम एज स्टील, एंड देन इसको रोल किया जाता है एंड इट इज बीइंग गिवन टू मेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और इसके बाद ये स्टील यूज होता है। तो ये तो रही स्टील की कहानी कि स्टील कैसे बनता है, ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, डीकार्बनाइजेशन क्या होता है। अब जानते हैं कि इंडिया का स्टांस क्या है इस पे, जो इंडिया का गो है वो क्या है इस पे। लेट्स सी। सो इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मेकर, ठीक है, having the production of 118.2 million tons in 2021. So जो students हैं, those who write the answers of UPSC CSE, they can use this as a form of example. ये आप लोग एग्जाम्पल में भी कोट कर सकते हैं कि 2021 में इंडिया प्रोड्यूस्ड 118.2 मिलियन टन्स ऑफ स्टील in 2021. Just do one thing, अपने साथ आप लोग एक छोटी सी
मेक अ डायरी जिसमें कि आप फैक्ट्स लिख सकें। लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनेशन के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा डेटा कहां लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ मेकिंग 1 ton of a steel releases 1.8 ton of carbon dioxide. Making 1 ton of steel, so आप ये देखिए, ये आपका चल रहा है रेशियो कि 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए द कंट्री विल रिलीज 1.8 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्पीकिंग ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था अबाउट द नेट कार्बन एमिशन, एंड इंडिया इज द सिग्नेटरी, मतलब इंडिया ने ये चीज साइन की है एंड वी हैव एस्टिमेटेड दैट 2070 तक द कंट्री विल बिकम नेट कार्बन एमिटर, मतलब कि द कार्बन विच वी विल बी प्रोड्यूसिंग द सेम वी विल बी एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग से याद आया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोज हु हेल्प इन द कार्बन एब्जॉर्प्शन। तो पहला आता है आपका ओशियंस। ये सारा मैंने कल के सेशंस में आपके साथ डिस्कस किया था, सो इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिविजन फॉर यू। ओशियंस। दूसरा वेल्स and fishes. Third one being your trees and wetlands. So ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है in your carbon absorption and in making the net carbon emission. ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है साइंस एंड टेक का, तो है ही, लेकिन उसमें भी सब टॉपिक आपका आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है। सो जापान से यूज आ रही है कि जापानीज स्पेस क्राफ्ट क्रैश लैंड्स ऑन सरफेस ऑफ द मून। अब हमें ये नहीं जानना कि कौन सा, मतलब क्या टाइम था, तो कहानी मत जाइए, आप लोग कंटेंट पे जाइए। ठीक है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पेसक्राफ्ट कौन सा था, मून का सरफेस है, मून का सरफेस कैसा होता है। ठीक है। सो फार एंड सो फोर्थ। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड जो टॉपिक है, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है लूनर स्पेसक्राफ्ट। सो व्हाट इज लूनर स्पेसक्राफ्ट? What is your lunar spacecraft? Let's try to understand this topic first. So, a part of a space का एक पार्ट जहां पे कि स्पेस व्हीकल अवेलेबल हो। ठीक है। एंड दैट स्पेस व्हीकल इज डिजाइन इन सच अ वे टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द अर्थ to the moon and bring back the astronauts from the moon back to the earth। मतलब कि एक ऐसा वाहन, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, एक ऐसा वाहन जो कि अंतरिक्ष यानियों को स्पेस से ले जाकर मून पे छोड़े और मून से वापस से अर्थ पे लाए। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लूनर एक्सप्लोरेशन। और इसमें यूज्ड स्पेसक्राफ्ट विल बी कॉल्ड एज लूनर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक। मार्स से न्यूज आ रही है
नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्स से लिंक्ड है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कोर ऑफ मार्स, कोर ऑफ मार्स, ठीक है। सो कोर ऑफ मार्स में, इज द कोर ऑफ मार्स सॉलिड और लिक्विड? जो मार्स है उसका जो कोर है, ठीक है, वो एज पर साइंटिस्ट वो क्या है? क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, क्या वो प्लाज्मा फॉर्म में है, या वो सॉलिड स्टेट में है? Since we are talking about the earthquake, I'm sorry, the Marsquake, so we'll be studying more about the waves, types of body waves, ठीक है। So let's first understand the topic. यहाँ पे टॉपिक क्या निकल के आ रहा है? So scientists observed the seismic waves traveling through the Mars core for the first time and continued मॉडल प्रेडिक्शंस ऑफ द कोर्स कंपोजिशन। मतलब कि जो मार्स है, मार्स पर मार्सक्वेक देखा गया है। जैसे कि अर्थ पे अर्थक्वेक होता है ना, वैसे ही मार्स पे मार्सक्वेक आता है, ठीक है। नाउ नासा ने ये चीज मेजर की कि वहां पे मार्सक्वेक देखा गया है, ठीक है। और इस मार्सक्वेक के इम्पैक्ट से वहां पे वेव्स की डिटेक्शन हुई है, वहां पे वेव्स को देखा गया है, ठीक है। वेव्स टू ट्रैवल थ्रू मार्स कंपेयर्ड विथ वेव्स दैट स्टेड इन द मैंटल। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हमने मार्स को देख लिया, अब हम अर्थ पे एक बार आते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये निकल के आएगा इस न्यूज से। सो अर्थक्वेक, जब भी अर्थक्वेक होता है तो दो तरह की वेव्स निकल के आती हैं। फर्स्ट वन इज योर पी वेव्स, सेकेंड वन इज योर एस वेव्स। ये आपका 11th और 12th के ज्योग्राफी बुक में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं एक बार वहां पर जाकर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पी वेव्स क्या होती हैं और एस वेव्स क्या होती हैं। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर वेव्स। सो द वेव्स और द बॉडी वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑन द अदर हैंड, surface waves propagate only at the interface between the two different media, like the interface between earth and atmosphere, ठीक है। जो अर्थ है और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स, उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। जैसे कि हम लोग अभी खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग, ठीक है। सो जो भी इंपैक्ट हम लोग को अभी फील होगा वो हम लोग को सरफेस वेव पे फील होगा, वो बॉडी वेव पे फील बिल्कुल नहीं होगा। बॉडी वेव क्या होती हैं? जो अर्थ के अंदर होती हैं, ठीक है। और सरफेस वेव्स क्या होती हैं? जो अर्थ के सरफेस पे होती हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे मैं आपको अभी बताया। प्राइमरी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड पी वेव्स, द प्राइमरी वेव्स और द पी वेव्स और द प्रेशर वेव्स, एंड द सेकेंडरी वेव्स द एस वेव्स और shear वेव्स, ठीक है। अब जो पी वेव्स होती हैं गाइस, वो आपका कंप्रेशन क्रिएट करती हैं। जो पी वेव्स होती हैं ना, वो आपका कंप्रेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। और दे कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड्स और लिक्विड्स मटेरियल। मतलब कि द पी वेव्स कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स एज वेल एज इन लिक्विड्स, ठीक है। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर योर बॉडी वेव्स। पी वेव्स क्या है आपकी? बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स नहीं है। दीज आर योर बॉडी वेव्स, ठीक है। नाउ
कमिंग ऑन टू द एस वेव्स, एस वेव्स क्या होती हैं? एस वेव्स आर shear waves. These are your shear waves. They only propagate only and only in solid materials. ये सिर्फ solid में ही propagate होती हैं, ठीक है? Whereas if we talk about your P waves, then these waves travel both in your solids as well as in your liquids. ठीक है? By studying the trajectories of S waves or secondary waves, scientists could prove that the earth had a liquid outer core. Most important statement. अगर किसी को इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की हैबिट है तो वो देख सकता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द liquid core, the liquid core is present in the earth. ये कहां से प्रूव होता है? आपको ऑप्शन दे देगा, ड्यू टू द पी वेव्स, ड्यू टू द एस वेव्स और ड्यू टू व्हाट. सो हमें ये मालूम है कि एस वेव्स के बारे में पढ़ने से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोर, कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ये कहां से मालूम पड़ा? हमें ये एस वेव से मालूम पड़ा, एस वेव्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है, GS3 का टॉपिक है ये, H5N1 इन्फ्लुएंजा. H5N1 अब कितने लोगों को मारा, कहां कहां हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? कितना डेटा है, कितने लोग मरे, हमें ये सब नहीं देखना. हम लोग को ये जानना है कि H5N1 फैलता कैसे है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो कौन सी है, ठीक है? दूसरी चीज आती है हमारी कि इसके लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं. सो ये 3 टॉपिक यहां से निकल के आता है. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा. ये होता क्या है ये? सो H5N1 विच इज अ सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा. फर्स्ट टॉपिक जो निकल के आता है आपका, दिस इज योर एवियन इन्फ्लुएंजा. एवियन इन्फ्लुएंजा ये एक तरह का सब टाइप है, ठीक है? विच हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट अदर मैमल्स सच एज मिंक्स, ferrets, seals, domestic cats and others through contact with infected birds. ठीक है? सो हमें ये जानने को मिला फर्स्ट थिंग कि दिस इज योर सब टाइप, दिस इज अ सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज योर दैट इट हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मैमल्स एंड डोमेस्टिक कैट्स. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, या फिर हम इसको एक और नाम से बोलते हैं, विच इज योर बर्ड फ्लू. बर्ड फ्लू. सो यहां से एक टॉपिक या फिर क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में कि इज एवियन इन्फ्लुएंजा also known as bird flu? So yes, avian influenza is also called as bird flu. And bird flu refers to the disease caused by infection with avian influenza type A viruses. ठीक है? टाइप A viruses. जो भी बर्ड फ्लू से हुई डिजीजेज हो रही हैं या होती हैं, वो कैसे होती हैं? ड्यू टू दी टाइप ए वायरसेस. टाइप ए वायरसेस. ठीक है? द वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स. सेकेंड पॉइंट, जो वायरस है वो मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है. कहां से? बर्ड से. सो बेसिकली दिस इज अ
बर्ड डिजीज, ये बर्ड से फैलता है इन अदर मैमल्स, ठीक है, एंड इन डोमेस्टिक कैट्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, The evidence suggests that some antiviral drugs, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स ऐसे हैं that can reduce, ठीक है, the duration of viral replication, मतलब कि वायरस का जो टेंडेंसी होता है टू रेप्लिकेट, ठीक है। अगर मैं आपको इस चीज पर एक्सप्लेन करूं तो जो वायरस होता है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट योर SARS-CoV-2 का वायरस है ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज योर SARS-CoV-2 वायरस। इसको एक होस्ट सेल चाहिए, इसको एक लिविंग होस्ट सेल चाहिए, लिविंग होस्ट सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल, जैसे कि ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, इसमें लगा होता है रिसेप्टर, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज ACE2 रिसेप्टर, ACE2 रिसेप्टर, ठीक है। नाउ जब कोरोना वायरस जो SARS-CoV-2 का जो वायरस है, ठीक है, जब इस पे आके ये स्टिक हो जाता है, यहाँ पे एस प्रोटीन होता है, ठीक है, एस प्रोटीन की वजह से जब इस पे आके ये स्टिक हो जाता है, देन द वायरस रेप्लिकेट्स, ये 1 का 2 बन जाएगा, फिर 2 का फिर 4 बन जाएगा, सो फार एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो इस चीज को रोकने के लिए एक ड्रग है इन H5N1 which can reduce the further multiplication or further replication and improve the prospects of survival. However, ongoing clinical studies are needed. मतलब कि अभी तक कोई इसका ठोस तोड़ नहीं देखा गया है. There is no panacea as of now for this particular H5N1 influenza. ठीक है. We have some antiviral drugs. अब वो क्या है, उसके नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको एग्जाम में ये दिया जा सकता है कि देयर इज अ वैक्सीन फॉर H5N1. ठीक है. सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज योर false, because there is no vaccine as of now such which can totally be proven for your H5N1 influenza. बट हम लोग के पास कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनको यूज करके हम फर्दर जो वायरस का जो रेप्लिकेशन है हम वो कम कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं कंसर्न. इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है. व्हाट आर द आफ्टरमैथ्स. ठीक है. फर्स्ट वन बीइंग it will impact the poultry farming. ठीक है. Second, this will impact the global tourism. ठीक है. सो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंपैक्ट कर सकती हैं. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट इज योर अबाउट फोर्टिफिकेशन. सो देर आर सम मेजर फ्लॉज इन अ टी फोर्टिफिकेशन एज पर दी स्टडी. अब स्टडी क्या कहती है, चाय पत्ती में कितनी फोर्टिफिकेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. हम जानेंगे फोर्टिफिकेशन के बारे में. फोर्टिफिकेशन क्या होता है. ठीक है.
हम इसके बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्टिफिकेशन की यूजेज से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म, एंड विल ट्राई टू कनेक्ट दिस। हम इसको जोड़ने की कोशिश भी करेंगे कि फूड सिक्योरिटी जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है इंडिया के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए दिस फूड fortification, how this can be useful. Let's understand now. Fortification is the practice, this is the practice of deliberately increasing, deliberately मतलब कि जानबूझ के बढ़ाना, the content, मात्रा of one or more micronutrients, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स इन फूड और इन अदर सब्सटेंसेस टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब कि फोर्टिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस है जहां पे कि हम लोग किसी भी स्टेपल का, किसी भी फूड का, फॉर एग्जांपल राइस, अगर हम राइस की फोर्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें मिनरल्स, विटामिन्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उस इंक्रीज होने के कारण जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी है वो काफी बेहतरीन भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एज ऑफ नाउ मोर देन 50% ऑफ द population could not get the enough nutrients, उन लोग को enough nutrients नहीं मिल पाता है, और इस वजह से फूड सिक्योरिटी बहुत पीछे है अभी हम लोगों की। तो ये प्रोसेस बेसिकली फूड सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा लाभदायक है, ठीक है, फॉर द लॉन्ग रन। बट अगर इसकी अच्छाई है तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। वो क्या है? हर इंसान के ऊपर हर चीज सूट नहीं कर सकती है, एज वी नो, ठीक है। सो ये चीज अभी पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इसको अभी रीड कर रही है, ठीक है, कि अलग अलग बॉडी में ये कैसा बिहेव कर रहा है। अगर कोई भी हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वो हर ह्यूमन बीइंग में कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। Adding micronutrients can help restore the micronutrient content lost during the processing, in the addition to boosting the nutritional value of staple meals, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया। क्या होता है कि किसी भी फूड में अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ऐड कर देंगे तो हम उसका फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा मैं बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इस चीज को रेफर करता है? सो द F+ लोगो, अगर कोई भी किसी भी फूड पर अगर आपको F+ लोगो दिखाई दे, F+ लोगो, तो आप समझ जाना कि वहां पे उस फूड पे फोर्टिफिकेशन हुई है, ठीक है। और ये फोर्टिफिकेशन का जो साइन है ये देता है फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, FFRC, ठीक है। टू एड्रेस द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, फूड फोर्टिफिकेशन इज अ ट्राइड एंड ट्रू, ये एक्सपेरिमेंटेड मेथड है जो कि ड्यूरेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, एंड इट इज हाईली सक्सेसफुल अप्रोच, ठीक है। स्टेपल फूड्स सच एज व्हीट फ्लोर, मेज फ्लोर, राइस, ऑयल, दाल, इन सब में क्या है, ये सारी चीजें फोर्टिफाई हो सकती हैं, ठीक है, विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। जो भी बेसिक चीजें हैं, हम अगर इन सारी चीजों में
ये सब ऐड यहां पे हम लोग अगर कर दें, अगर हम इन सब का एडिशन यहां पे कर दें तो इन सब का ऑटोमेटिकली फोर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी की बात करूं तो फोर्टिफिकेशन की वजह से देयर इज नो चेंज इन टेस्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस, मतलब कि फोर्टिफिकेशन की वजह से खाने में स्वाद बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है तो उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स उसके चेंज होते हैं, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है तस्मेनिया से, विच इज वन ऑफ योर African nation. Let's understand. So there is an animal called as devil, ठीक है। there is an animal called devil. So devil के बारे में हम लोग जानेंगे, एंड इससे मिलता जुलता एक डिजीज है विच इज डेविल फेशियल ट्यूमर डिजीज। डेविल फेशियल ट्यूमर डिजीज, DFTD के बारे में जानते हैं। सो ये बेसिकली है क्या? सो डेविल फेशियल ट्यूमर डिजीज spreads from animal to animal. Most important question. Devil facial tumor disease spreads from human to human. True or false? False. So this is your false statement. So ये एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है गाइस, बट नॉट वाया वायरस लाइक सम ह्यूमन कैंसर्स। इंस्टेड द डेविल्स अपीयर टू स्प्रेड द कैंसर सेल्स। इसमें जो डेविल होता है, जो ये एनिमल है, ये क्या करता है? इट स्प्रेड्स द कैंसर सेल्स देमसेल्स मेनली थ्रू बाइटिंग। मतलब कि अगर ये जो एनिमल ये अगर बाइट कर ले, ये अगर काट ले, तो उस वजह से ये चीज ट्रांसफर होती है, बट ह्यूमंस में नहीं होती है, एनिमल टू एनिमल में होती है, ठीक है। एनिमल टू एनिमल में होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकता है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द पेंटेड स्टॉक। सो न्यूज निकल के आ रही है। फर्स्ट लेट मी टेल यू, दिस इज अबाउट द GS3 एग्रीकल्चर का टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या कह रही है? न्यूज ये कह रही है कि क्लोज टू 4000 पेंटेड स्टॉक्स, इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड, नेस्टिंग इन 2 आंध्र प्रदेश विलेजेस, ठीक है। अब कौन सा गांव है, कितनी बर्ड्स हैं, नहीं पढ़ना उसके बारे में। क्या पढ़ना है? आई विल शो यू, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लॉक्स ऑफ पेंटेड स्टॉक्स which is your Mycteria leucocephala. So Mycteria leucocephala is the
बायोलॉजिकल नेम इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर पेंटेड स्टॉक बर्ड्स, फॉर पेंटेड स्टॉक बर्ड्स। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर डू वी फाइंड दीज पेंटेड स्टॉक्स। हमें ये कहां देखने को मिलते हैं, भारत के किस स्थान पर हमको ये पेंटेड स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, देखते हैं। सो बेसिकली इट इज फाउंड इन द वेटलैंड्स ऑफ द प्लेन्स। वेटलैंड्स में देखने को मिलते हैं, कहां पे, ट्रॉपिकल एशिया साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एंड इट एक्सटेंड्स, और भी बढ़ रहा है, एक्सटेंड्स टिल वेयर, कहां तक, टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया। सो यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन that painted stocks are found only and only in the Indian subcontinent. False. क्यों? क्योंकि this region extends from Indian subcontinent till your Southeast Asia, जैसे कि फिलीपींस हो गया, ठीक है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे भी ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो बर्ड्स हैं, जो पेंटेड स्टॉक बर्ड्स हैं, पेंटेड स्टॉक जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है, और आंध्र प्रदेश में भी एक सेंचुरी है विच इज अतापका बर्ड सेंचुरी, अतापका बर्ड सेंचुरी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बर्ड सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्यों? क्योंकि ये बर्ड न्यूज में है, इसीलिए। लेट्स अंडरस्टैंड द अतापका बर्ड सेंचुरी एट कोलेरू लेक, कोलेरू लेक के पास में है, हैज बिकम अ सेफ ब्रीडिंग जोन, सेफ ब्रीडिंग जोन for the painted stock migratory bird, painted stock migratory bird. The present water level in the Koleru Lake, including the Atapaka Sanctuary, is posing a slight challenge. अभी बहुत सारे वहां पे challenges देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकी hunting की जा रही है, they are being preyed by the other animals or by humans, I would say. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो पेंटेड स्टॉक बर्ड है, जो अभी न्यूज में है, दिस बर्ड आर नियर थ्रेटेंड स्पीशीज, दीज आर योर नियर थ्रेटेंड स्पीशीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट की किताब में इसको थ्रेटेंड घोषित किया गया है। दिस इज योर threatened species, threatened species। ठीक है, नाउ ये बर्ड सेंचुरी न्यूज में है, तो इसके पास में जो लेक है ये भी न्यूज में है ऑब्वियसली, विच इज योर कोलेरू लेक। लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट कोलेरू लेक। हम इस लेक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये लेक है क्या, कहां पे है। सो ये जो लेक है गाइस, ये कृष्णा और गोदावरी, जो इंडिया में जो रिवर्स हैं, कृष्णा एंड गोदावरी, इनका जो डेल्टा है, इनके बीच में स्थित है ये, इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, द लेक विच इज योर कोलेरू लेक सर्व्स एज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वॉयर। Most important statement. Are lakes the flood balancing reservoirs or not, or do they act as a flood balancing reservoir or not? So true. जितनी भी लेक्स है, ठीक है, लेक्स एक्चुअली बहुत यूजफुल होती हैं अगर कहीं भी बाढ़ आ जाए तो उस चीज को कम करने के लिए। ठीक है,
नाउ it is an important habitat for an estimated 20 million residents migratory birds, just like the painted stork bird. इसके साथ साथ जैसे कि स्पॉट बिल्ड बर्ड हो गई, ये भी रहती है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद थोड़ा सा और बताऊं आप लोगों को, सो द अतापका बर्ड सेंचुरी, इट वाज नोटिफाइड as a wildlife sanctuary in 1999 under the India's Wildlife Protection Act WPA of 1972. Wildlife Protection Act of 1972 में इसको बनाया गया था. This was termed as Wild लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसको इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002 अंडर योर रामसर कन्वेंशन. सो दो चीज यहां से आपकी निकल के आती है. फर्स्ट इज योर रामसर कन्वेंशन, दूसरा अबाउट योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है. सो इन दोनों के लिए, इन दोनों में दिस अतापका बर्ड सेंचुरी फॉल्स. ओके, you can take screenshot. Just a minute, let me erase this portion first. All right, next देखते हैं. अच्छा, by this we come to the end of our video. ठीक है, that was the last slide which we had. ठीक है, so I hope आप इन सब के नोट्स बना रहे होंगे. so जहां तक मैं बात नोट्स की करूं, so please guys make your subject wise notes. do not make your date wise notes. एग्जाम आएगा, पन्ने पलटते रह जाओगे, ठीक है. इसीलिए ऑलवेज मेक दी टॉपिक वाइज नोट्स. मैं आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि विच टॉपिक इज लिंक्ड विथ विच सब्जेक्ट, ठीक है. जैसे कि GS3 हो गया आपका GS2 हो गया आपका, और आपका GS1 हो गया आपका. इसमें आपका साइंस टेक आ जाता है, इसमें आपका इंडियन पॉलिटी आ जाता है, IR आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है, इसमें आपका हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है. सो मेक 3 नोटबुक्स एंड राइट द टॉपिक्स इन दीज नोटबुक्स ओनली. डेट वाइज मत बनाना टॉपिक, और नहीं तो फिर सब कुछ इट विल बी अ वेरी कंफ्यूजन फॉर यू गाइज, ठीक है. ऑलवेज मेक द टॉपिक वाइज नोट्स. अच्छा, दूसरी बात ये कि इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग मैपिंग सेशंस, बिकॉज UPSC CSE 2023 इज ऑन इट्स वे. अभी एग्जाम होने ही वाला है मई में. सो उसके लिए मैं कुछ मैपिंग सेशंस लेके आना चाहता हूं, जो प्रीवियस 4 मंथ्स न्यूज में रही हैं टॉपिक्स, ठीक है. जो भी टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं उनमें जो मैपिंग के टॉपिक्स हैं मैं वो लेके आना चाहता हूं. सो कल से हम लोग ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं मैपिंग के बारे में, ठीक है. ओके, बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. ओके, एंड इफ यू हैव डिड दैट, जस्ट गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड विल मीट यू सून. टेक केयर एंड जय हिंद.